हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी अर्थात व्यवसायिक अध्ययन। इसमें आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक है अर्थात व्यवसायिक पर्यावरण का। तो ये आज का लेक्चर 3 है और चैप्टर भी हमारा 3 है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। आपने आप लोग पढ़िए और कॉपी निकाल लीजिए, नोट भी करते रहिएगा। और एक चीज़ और भी कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो जितना भी हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी पढ़े, सबके पास लेक्चर जाए और अच्छे नंबर से पास हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट अर्थात व्यवसायिक पर्यावरण। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा है व्यवसायिक पर्यावरण, चैप्टर भी यही है। सबसे पहले जानते हैं कि व्यवसायिक पर्यावरण होता क्या है। ध्यान दीजिए, यह व्यवसायिक पर्यावरण जो है इसमें दो शब्द है, एक व्यवसायिक और एक पर्यावरण। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। व्यवसाय तो जानते ही हैं आप लोग, बिजनेस क्या है, लेकिन इन्वायरमेंट क्या है ये जानिए। इन्वायरमेंट का मतलब है कि हम जहाँ पर हैं हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, वो सब क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के अंतर्गत एयर भी होता है, पोल्यूशन भी होता है, नदियाँ भी होती हैं, पहाड़ भी होते हैं, पर्वत भी होते हैं, खनिज संसाधन, लोग, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब इन्वायरमेंट के अंतर्गत है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्यवसायिक पर्यावरण क्या है। अब यही इन्वायरमेंट यदि हम बिजनेस से जोड़ दें, मतलब कि उसको बिजनेस के फील्ड में, सेक्टर में हम ला रहे हैं। जैसे कि कोई भी मार्केट है, कोई भी चौराहा है, कोई भी प्लेस है, वहाँ पर बिजनेस का क्या इन्वायरमेंट है, बिजनेस का क्या माहौल है, किस किस टाइप के बिजनेस है, कैसे कैसे बिजनेस होते हैं, कौन कौन से लोग कस्टमर जाते हैं, उनकी डीलिंग कैसे होती है, ये सब क्या है? बिजनेस का इन्वायरमेंट है। तो यहाँ व्यावसायिक पर्यावरण से तात्पर्य उन बाह्य शक्तियों से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। मतलब कि सपोज करिए कि मान लीजिए एक कोई स्पेसिफाई एरिया, ये चारों ओर यहाँ पे क्या है? ये सब बिजनेस है। क्या है? ये छोटे 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 बहुत सारे वस्तुओं का बिजनेस है। अब ये क्या है? एक आदमी के लिए ये सब इन्वायरमेंट है। क्या है? ये सब इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि व्यवसायिक पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी बाह्य शक्तियों से है जो इस व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। वो प्रभावित इकोनॉमिक रीजन से भी हो सकता है, नेचुरल रीजन से भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन से भी हो सकता है, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे रीजन से भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ग्राहक की वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी प्रभावित होता है, और लेनदारों की वजह से भी प्रभावित होता है, ऋणदाताओं की वजह से भी प्रभावित होता है, पूंजी की वजह से भी प्रभावित होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी प्रभावित होता है। ये सब सारे चीजें क्या कहलाती है? वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाती है। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ उठता है कि व्यवसायिक पर्यावरण के वर्ग कितने हैं। व्यवसायिक जो पर्यावरण के है, इसके कैटेगरी को, आर्ट्स को दो भागों में बांटा गया। व्यवसायिक वातावरण के वर्ग इधर लिख दे रहे हैं, व्यवसायिक वातावरण के वर्ग। व्यवसायिक वातावरण के वर्ग को, उसके पार्ट को, उसके भागों को हमने दो भागों में बांटा गया, क्योंकि यही चीज हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है आर्थिक कारण। पहला कारण है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन क्या होता है? अर्थात हमारे इस बिजनेस के एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले वो इकोनॉमिक रीजन कौन कौन से हैं जो पूरे हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नाम राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति, गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति,
यह हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है। दूसरा है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। जो बड़े बड़े उद्योग कारखाने स्थापित होते हैं, उनकी कुछ रूल रेगुलेशन होती है, उनकी कुछ पॉलिसियां होती हैं, वो भी हमारे इस बिजनेस को इन्वायरमेंट करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि उनकी पॉलिसियों के हिसाब से ही हमारा बिजनेस चलता है। उनकी पॉलिसी रहे कि प्रोडक्ट ऐसे बनाना चाहिए, वैसे बनाना चाहिए, इस पर रिस्ट्रिक्शन लिखना चाहिए, तो इस सब क्या कराती है, पॉलिसियां कराती है। अगला है तीसरा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है कि सरकार की मौद्रिक नीति क्या है, मुद्रा की नीति क्या है, मुद्रा के मूल्यों में कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है, क्या उसके संबंध में कुछ रूल रेगुलेशन है, तमाम चीजें। अगला है, अगला पॉइंट हमारा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करने का क्या है, ये इकोनॉमिक रीजन है, आर्थिक कारण है। क्योंकि जैसे जैसे देश का विकास होगा वैसे वैसे हमारे इकोनॉमिक का भी डेवलपमेंट होगा। जैसे आज से 50 साल पहले देखिए कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। अगला है आर्थिक प्रणालियाँ। आर्थिक प्रणालियाँ, आर्थिक प्रणालियाँ का मतलब है इकोनॉमिक सिस्टम, कि जो इकोनॉमिक सिस्टम आज के दौर में है कैसा है, फिक्स है कि फ्लेक्सिबल है, किस तरह की ये आर्थिक प्रणालियाँ है जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है, ये भी काफ़ी इफेक्टेड है। अगला है लाभ कमाने की दर। अगला है लाभ कमाने की दर। लाभ कमाने की दर भी लोगों की या कंपनियों की या संस्थाओं की या बिजनेस के लाभ कमाने का जो रेट है, प्रतिस्पर्धा है, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये भी हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी प्रभावित करता है। अगला है सकल घरेलू उत्पाद। अगला है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारा जीडीपी भी हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। जीडीपी जितना ही बढ़ेगा उतना ही बिजनेस भी हमारा बढ़ेगा, जीडीपी घटेगा तो बिजनेस की भी स्थिति बहुत खराब होगी, ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक रीजन है। नेक्स्ट है गैर आर्थिक वातावरण, हम इधर लिख दे रहे हैं, बी हमारा है गैर आर्थिक वातावरण। गैर आर्थिक वातावरण क्या होता है? हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरीके के रीजन इफेक्ट करते हैं, एक इकोनॉमिक रीजन, एक नॉन इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट, माहौल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो आर्थिक कारण कहलाते हैं। और इकोनॉमिक रूप से इफेक्टेड करते हैं तो इकोनॉमिक रीजन कहलाता है। इकोनॉमिक रीजन ये सारे चीजें हैं, लेकिन केवल इकोनॉमिक ही हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्टेड नहीं करता। इकोनॉमिक ही हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्टेड नहीं करता, नॉन इकोनॉमिक रीजन जो भी होता है, एनवायरनमेंट होता है, ये भी बिजनेस को इफेक्टेड करता है। तो जानना है कि नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कौन कौन से हैं। तो पहला है सामाजिक वातावरण। पहला है सामाजिक वातावरण, हमारा सोशल एनवायरनमेंट, समाज भी हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है। समाज चाहेगा तो भाई खरीदेगा, समाज नहीं चाहेगा नहीं खरीदेगा। समाज में जब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मेले होते हैं, प्रदर्शनियां होती हैं, रीति रिवाज त्योहार होते हैं, ऐसे समय में हमारा बाजार का, मार्केट का, बिजनेस का एनवायरनमेंट कुछ अलग होता है। और जब फंक्शंस या मान लीजिए कि फेस्टिवल, कोई त्यौहार वगैरह या इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है तो मार्केट थोड़ा डाउन रहता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अलग रहता है। तो सोशल इन्वायरमेंट भी हमारा क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट को बढ़ाता भी है, घटाता भी है, चेंज करता है। अगला पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अर्थात राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण क्या है? पॉलिटिकल जो हमारा अप्रोच है, पॉलिटिकल डीलिंग है,
ये भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। क्यों? कि भाई राजनीतिक जो उथल पुथल होता है देश में, समाज में, एरिया में, क्षेत्र में, उससे भी बिजनेस हमारा काफ़ी प्रभावित होता है। उसके वजह से बिजनेस बढ़ता भी है, उसके वजह से बिजनेस घटता भी है, स्थिर भी रहता है। तो ये इकोनॉमिकल रीजन कहलाते हैं। अगला है कानूनी वातावरण। कानूनी वातावरण, कानूनी वातावरण क्या होता है? लीगल इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से या कानून की तरफ से ऐसे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं कि बिजनेस हम ऐसे करेंगे। बिजनेस गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियां हैं, कुछ उसकी लॉ है, उस बिजनेस के लिए लॉ को फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ये भी एक कानून है, इकोनॉमिक लीगल इन्वायरमेंट है। इतने का टर्नओवर होगा तो उसको हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा, सीए से उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। ये सब लीगल इन्वायरमेंट है, ये भी हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण, टेक्निकल इन्वायरमेंट भी बिजनेस को इफेक्टेड करे। टेक्निकल इन्वायरमेंट के मतलब समय समय पर देखते होंगे नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है। आज जब नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो नए नए तरीके से प्रोडक्शन हो रहे हैं, कम टाइम में मान लीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट या प्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो इससे भी हमारा इन्वायरमेंट, माने बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज होता है। सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, जो हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट है, कल्चर जो है, ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। क्योंकि हमारे जो भी बिजनेस में जहाँ भी हम रहते हैं और जो भी बिजनेस वहाँ पे होता है हमारे कल्चर के आधार पर होता है। अब मान लीजिए एक छोटे से गांव या चौराहे या मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ पे प्लेन नहीं मिलेगा, बड़ी गाड़ी भी नहीं मिलेगी, उसके लिए बड़े मार्केट में जाना पड़ेगा। तो वहाँ का कल्चर क्या है? छोटा मोटा बिजनेस करना, वहाँ जीविकोपार्जन के लिए अपने साधन उपलब्ध कराना या मतलब सामानों को बेचना। तो जैसा इन्वायरमेंट माहौल होगा, जैसा वहाँ का कल्चर होगा, उसी कल्चर से रिलेटेड ही वस्तुएं यहाँ पर मिलेगी। ये भी इन्वायरमेंट है, अर्थात कल्चर के आधार पर हमारा इन्वायरमेंट बिजनेस का चेंज होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटा अगला हमारा जो टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो हमारा है व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति विशेषता या लक्षण। व्यावसायिक वातावरण की विशेषता, लक्षण, और भी एक नाम है प्रकृति, नेचर। ठीक है, ये तीन चीजें, तीनों मतलब एक ही है कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसके कैरेक्टर्स क्या है, क्या मतलब इसके लक्षण है। तो बहुत सारे लक्षण हैं। पहला लक्षण, बाहरी घटकों का समूह। बाहरी घटकों का समूह, बाहरी घटकों का समूह का मतलब है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये जो बाहरी फैक्टर है, आउटसाइडर फैक्टर्स है, ये ज़्यादा बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि बाहरी लोग ही वहाँ पे आएंगे, कस्टमर, जैसे कि कस्टमर आएंगे हमारे बिजनेस में खरीदेंगे, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी सामान खरीदेंगे। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। तो ये बाहरी फैक्टर जो है या बाहरी लोगों का जो समूह है, ग्रुप है, ये हमारे इन्वायरमेंट को चेंज मतलब करता है। नेक्स्ट है समयानुसार प्रभाव। समयानुसार प्रभाव, समयानुसार प्रभाव का मतलब होता है टाइम भी हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करता है। देखते होंगे हर टाइम बिजनेस नहीं चलता कुछ, लेकिन कुछ टाइम ऐसे आते हैं जहाँ पर बिजनेस जो भी व्यक्ति कर रहा है उसके पास फुर्सत नहीं होता है, टाइम नहीं होता। जैसे कि कोई कल्चर्स वगैरह है, रीति रिवाज है, या मान लीजिए कोई त्यौहार है या कोई फंक्शंस वगैरह हैं,
ऐसे कंडीशन पे, ऐसे सिचुएशंस पे मार्केट में काफ़ी उथल पुथल रहता है, मतलब मार्केट काफ़ी भरा रहता है, बिजनेसमैन के पास टाइम ही नहीं मिलता। तो ये टाइम भी हमारे इन्वायरमेंट पर काफ़ी इफेक्ट करता है। अगला है परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता, परस्पर निर्भरता का मतलब है कि इन्वायरमेंट जो है, बिजनेस का इन्वायरमेंट जो है, वो हर एक दूसरे पर डिपेंड होता है। जब सोचिए कि बिजनेस में, मार्केट में कस्टमर ही ना जाए, वहाँ पे कस्टमर और बिजनेसमैन, इन्हीं दोनों का रिलेशन होता है। जब मार्केट में कस्टमर पहुँचे ही नहीं तो क्या होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होगा, एकदम सीधे समझिए डाउन होगा, साफ एकदम सुस्ती होगी। जैसे कि कोविड काल में देखे होंगे, मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत नॉर्मल, ज़रूरत भर के लोग जाते थे, नहीं तो नहीं जाते थे। तो वहाँ पे मार्केट का क्या था, काफ़ी इफेक्टेड था। उस समय का इन्वायरमेंट कुछ और था, और आज के समय में कुछ और इन्वायरमेंट है। आज तो एकदम खुलेआम लोग जा रहे हैं, जिसको जो खरीदना है खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, खूब भीड़ भरी हुई है। तो ये परस्पर निर्भरता, मतलब कस्टमर और बिजनेसमैन एक दूसरे पर हमेशा डिपेंडेड होते हैं। अगला है अनिश्चितता। अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको चेंज होने में अनिश्चितता रहती है। कब बढ़ जाएगा, कब घट जाएगा, कब चलेगा, नहीं चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिन भर बैठा रहेगा, एक भी कस्टमर नहीं आएगा, शाम होते हुए कस्टमर आ जाएंगे, या 10 मिनट के लिए हटे तो कस्टमर आ जाएंगे। ये इसमें बिजनेस में हमारी अनिश्चितता बनी रहती है। अगला है गतिशीलता। गतिशीलता, गतिशीलता क्या होता है, बिजनेस का मतलब है कि उसमें कंटिन्यू आना जाना चाहिए, कंटिन्यू बैठना चाहिए, कंटिन्यू वर्क करना चाहिए। जो बिजनेस में लापरवाही करता है, सोचता है कि आज तो कस्टमर ही नहीं आते, क्या फायदा जाने से, कल चलेंगे, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस चलाने के लिए उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है जटिलता। जटिलता का मतलब है बिजनेस चलाना इतना सरल भी नहीं है, काफी डिफिकल्ट काम है। सोचिए कि एक आदमी दिन भर एक जगह पे बैठा रहता है, और एक दिन का उसका वर्क नहीं है, साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन का वर्क होता है। समझिए उसकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। अब शाम को, रात में फुर्सत मिलेगा तब ना करेगा, वो सोएगा कि लोग से मिलेगा। तो बिजनेस एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, जिसको चलाना सबके बस की बात नहीं है, उसके अंदर स्थिरता कुछ होनी चाहिए, और यही जटिलता ही हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करता है। नेक्स्ट है प्रभावित करने के विभिन्न ढंग। प्रभावित करने के विभिन्न ढंग, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको चेंज करने का, बदलने का, या पुनः अपनी स्थिति में लाने का बहुत सारे मेथड्स हैं। किसी भी तरीके से इसमें चेंजेस ला सकते हैं, चाहे उस समय के आधार पर हो, कस्टमर के आधार पर हो, विविधता के आधार पर हो, कल्चर्स के आधार पर हो, किसी भी आधार पर चेंज किया जा सकता है। तो ये तो इन्वायरमेंट की कैरेक्टर्स अर्थात विशेषता। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यावसायिक वातावरण के आयाम। मिटाएं इसको। व्यावसायिक वातावरण के आयाम कौन से हैं? व्यावसायिक वातावरण के आयाम, व्यावसायिक वातावरण के कौन कौन से आयाम, ध्यान दीजिएगा। हम एक इसको ऐसे फिगर के माध्यम से शो कर रहे हैं, ठीक। इसमें हम लिख दे रहे हैं व्यावसायिक वातावरण के आयाम, व्यावसायिक वातावरण के आयाम। इसको कई पार्टों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले
मान लीजिए इसमें से कुछ है, उसको कह दिया गया आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण, ठीक ना, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। कुछ का नाम दिया गया मान लीजिए ऐसे कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट। अगला है कानूनी वातावरण, ठीक। फिर कुछ और नाम दे रहे हैं, मान लीजिए अगला है राजनीतिक वातावरण, और लास्ट कर दे रहे हैं प्रौद्योगिकी या तकनीकी वातावरण। ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के आयाम हैं। आयाम का मतलब है उसके पार्ट्स। अब देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्टेड करने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, सोशल फैक्टर्स भी हैं, लीगल फैक्टर्स भी हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं और टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं। ये इसके आयाम करते हैं। अब प्रश्न यह है कि आर्थिक वातावरण, एक एक के बारे में थोड़ा चर्चा चलती, थोड़ा नोट करिए एक सेकेंड। हाँ, व्यावसायिक वातावरण के आयाम के बारे में जान गए कि ये इसके फैक्टर्स हैं, ये आयाम हैं। आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, कानूनी, राजनीतिक और तकनीकी। अब थोड़ा सा हम यह जानेंगे कि सामाजिक वातावरण क्या है और इसमें कैसे सामाजिक और आर्थिक वातावरण क्या है। इसमें सबसे पहले है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिकल जो इन्वायरमेंट होता है, ये बिजनेस को कैसे इफेक्टेड करता है। इकोनॉमिकल वातावरण में होता क्या, वैसे इकोनॉमिक वातावरण में जैसे निजी व सार्वजनिक जो क्षेत्र है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की ज्यादा भूमिका होती है। इसमें खास तौर से राष्ट्रीय मूल्य या इसकी नीतियों के बारे में ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा इसमें बचत व निवेश को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद से कृषि औद्योगिक नीति को भी ध्यान में रखा जाता है। और भी बहुत सारी चीज है इसमें। संपूर्ण जितनी भी अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी चीज है, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। जैसे कि जीडीपी है, ठीक ना, इकोनॉमिक पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है या किसी मुद्रा की आपूर्ति है, मुद्रा की मान लीजिए इनपुट आउटपुट वगैरह है, नेशनल इनकम है, जीडीपी है, ये सब हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। और ये सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। इसी तरह दूसरा इसमें है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण में समाज में जो भी इन्वायरमेंट है, सोशल जो इन्वायरमेंट है, वो सोशल इन्वायरमेंट में हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर काफ़ी प्रभावित होते हैं, वो उस पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए सामाजिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं जैसे रीति रिवाज है, मूल्य है, जैसे मान लीजिए रीति रिवाज, ठीक ना, मूल्य नीतियां हैं या त्योहार है, ठीक ना, या मान लीजिए कि त्योहार के बाद से आपका है सामाजिक बदलाव है, सामाजिक बदलाव है, जैसे समाज में कोई भी प्रकार का बदलाव होता है,
तो ये सोशल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब समाज किस तरह से प्रभावित होता है, समाज का माहौल क्या है, सामाजिक गतिविधियां क्या है, ये सब सोशल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। ये सारे सोशल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है इन सब के द्वारा ही चलता है, किसी एक के द्वारा नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए सामाजिक इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि महिलाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण कैसे दिया जाएगा, और जो अल्पसंख्यक व्यक्ति होंगे उनको रोजगार के अवसर कैसे दिया जाएगा, महिलाओं और पुरुषों की समान मजदूर या समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग है। ये हमारा सोशल इन्वायरमेंट है। मान लीजिए लड़कियों की शिक्षा स्तर को सुधार करना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना भी सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है। मध्यम वर्ग परिवार में विलासिता की वस्तुओं की दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है, ये भी हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह की सामाजिक इन्वायरमेंट हुआ। तीसरे नंबर पे इसमें आता है कानूनी इन्वायरमेंट। कानूनी माने लीगल इन्वायरमेंट, कानूनी वातावरण। कानूनी वातावरण क्या होता है, देखते होंगे कि कानूनी वातावरण में, कानूनी वातावरण के आपके अंतर्गत इसको वैधानिक वातावरण भी एक नाम दिया गया। इसमें होता है कि जैसे बिजनेस में बहुत सारे नियम कानून होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी का बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी अधिनियम है, सब पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो साझेदारी अधिनियम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अधिनियम होते हैं। उन बिजनेस में उन अधिनियमों का, उन कानूनों का, उन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है किसी एक के द्वारा नहीं चलता है। बहुत सारे उसमें तत्व जुड़े होते हैं जिनकी सहायता से हमारा वो वहाँ का बिजनेस का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिसमें लीगल इन्वायरमेंट भी शामिल होती है। लीगल इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का जैसे अधिनियम वो चाहे जो भी अधिनियम हो, बस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। इसी तरह मान लीजिए कोई लाइसेंस है, लाइसेंस नीति है कि कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जिसमें लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो वो लाइसेंस नीति, ये भी इन्वायरमेंट, मान लीजिए लाइसेंस नहीं लेंगे तो अवैध माना जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। मान लीजिए इसी तरह कोई विदेशी व्यापार कर रहे हैं, विदेशी व्यापार, इसकी भी एक पॉलिसी होती है कि हम विदेशी व्यापार कब कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, करने के लिए उसे क्या औपचारिकताओं का पालन करना पड़ेगा, ठीक ना। विज्ञापन नीति है कि विज्ञापन यदि हम करा रहे हैं तो विज्ञापन की क्या पॉलिसी है, किस टाइप का विज्ञापन करा सकते हैं, विज्ञापन की सीमाएं कैसे निर्धारित की जाएगी, ठीक ना। विज्ञापन के लिए क्या क्या औपचारिकताओं का पालन करना पड़ेगा, ये सब लीगल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। और लीगल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में शामिल होता है। अगला है राजनीतिक इन्वायरमेंट, राजनैतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण क्या होता है, पॉलिटिकल मतलब इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट राजनीति भी, यह जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक उथल पुथल है या राजनीतिक प्रभाव भी है, ये भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिक्स देखते होंगे, सरकार बदलती है तो बहुत सारे नियम बदल जाते हैं, दूसरी सरकार आती है तो अपने तरह से पॉलिसी चलाती है, ठीक ना। ऐसे समयानुसार चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस रुक जाएगा, बिजनेस चलता रहता है, ठीक ढंग से चलता है। लेकिन हर एक सरकार की, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ अपनी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के हिसाब से चलाता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए कि बीजेपी गवर्नमेंट है तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसके बाद से स्किल इंडिया मूवमेंट चलाया, ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब योजनाएं उन्होंने चलाई और बहुत ही सराहनीय है। ये हमारे क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। इस तरह के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है आज के परिवेश में, जो बदलते परिवेश में हमारा जो व्यवसाय चल रहा है उसमें काफ़ी फायदेमंद है। फायदेमंद इसलिए है कि जिस तरह से समय चेंजेज हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कुछ पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध हों और सस्ते से सस्ते और अच्छे से अच्छे किस्म की वस्तुएं प्राप्त हो। इस सब क्या कहलाती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहलाती है। ये इन्वायरमेंट भी बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती है या उसका एक पार्ट्स होता है। अगला है
पांचवा है प्रौद्योगिकी वातावरण। टेक्निकल मान लीजिए इन्वायरमेंट है। टेक्निकल इन्वायरमेंट में क्या है कि प्रौद्योगिक माने टेक्निकल चीज, टेक्नोलॉजी। आजकल दिन पर दिन टेक्नोलॉजी का जमाना है, बढ़ता ही जा रहा है और एकदम आज कुछ और है कल कुछ और है। टेक्नोलॉजी के इतना डेवलपमेंट है कि समझिए कि दिन पर दिन जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उस प्रोडक्ट में काफ़ी चेंजिंग है। नए से नए फ्लेवर में, नए से नए टेस्ट में, नए से नए टेक्नोलॉजी में, अच्छे से अच्छी किस्म में हम क्या है बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी का देन है कि ऐसा हम कर पा रहे हैं, कम समय में अधिक दूरी तय कर लेते हैं, ये टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्निकल एनवायरनमेंट कहलाता है। टेक्निकल एनवायरनमेंट का भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में होना जरूरी है। तो हमारा पूरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट का आयाम है, पूरा स्ट्रक्चर्स है, वो 5 पार्ट से ये मिलकर बना है, जिसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। बेटा इसको अगला टॉपिक है आर्थिक नीति में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योगों पर प्रभाव। आर्थिक नीति में आर्थिक नीति माने इकोनॉमिक पॉलिसी। आर्थिक नीति में परिवर्तनों का व्यवसाय और उद्योगों पर प्रभाव। व्यवसाय व उद्योगों का प्रभाव। ध्यान से देखिएगा, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में जो भी चेंजेस होते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, आर्थिक नीति है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उससे हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक पॉलिसी जो तैयार की जाती है, आर्थिक नीति जो तैयार की जाती है, उस आर्थिक नीति से हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे, फैक्ट्रियों पे, कल कारखानों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यह जानिए। सबसे पहला है आर्थिक नीति बनाने से या आर्थिक नीति को उदार बनाने से या उसमें कुछ चेंजेस करने से हमारे बिजनेस पर, हमारे उद्योग पर, फैक्ट्रियों पर पहला प्रभाव पड़ता है कि प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। प्रतियोगिता में कैसे वृद्धि होती है? जैसे कि मान लीजिए पहले से जो बिजनेस में जमे हुए हैं, फैक्ट्री पहले से चला रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसी चेंज कर दी गई, किसके संबंध में? इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ चेंज हुआ, तो वहाँ पे तो सारे बिजनेस और सारे फैक्ट्रियों के लिए वो इफेक्टेड होगा। तो वो अपने आप को कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, कितना रोक सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो पहले से मजबूत स्थिति में है, थोड़ा वो भी अपनी पॉलिसी का यूज अच्छे ढंग से करते हैं, तो उसको रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, मतलब कि हर एक बिजनेसमैन एक दूसरे बिजनेसमैन से क्या करेगा, मार्केट में कंपटीशन करेगा। और परफेक्ट कंपटीशन से बेनिफिट ये होता है, हमारे पूर्ण प्रतियोगिता, उससे बेनिफिट ये होता है कि कोई भी बिजनेसमैन ऊंचे दामों पर वस्तुओं को नहीं बेच सकेगा। क्यों? क्योंकि एक ही रेट पे वो बेचेगा। वो प्रयास करेगा कि कम से कम मार्जिन में अधिक से अधिक अपने प्रोडक्ट को सेल करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता या प्रतियोगिता में उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरा है अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक। अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, वो सोचते होंगे कि सारे कस्टमर हमारे पास आ जाए, लेकिन सारे कस्टमर उसके पास आना संभव नहीं।
इकोनॉमिक पॉलिसी जब लगती है, उसमें कुछ चेंज होते हैं, तो वह सारे कस्टमरों को एक ही कंडीशन पे बुला सकता है कि यदि अपनी वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं को वो रखे। उच्च गुणवत्ता मतलब अच्छे क्वालिटी को जब वस्तुओं को रखता है, उनके गुणों के बारे में बताता है, और कस्टमर उसका एक बार यूज़ करते हैं, तो दूसरे कस्टमर, तीसरे कस्टमर, अब वहाँ कस्टमरों को अपनी ओर खींच सकता है। कंपटीशन तो रहेगा, मगर अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता की वजह से सारे कस्टमरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अगला है प्रौद्योगिकी वातावरण में तेजी से परिवर्तन। प्रौद्योगिकी वातावरण में तेजी से परिवर्तन। तेजी से परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा टेक्निकल जो एनवायरनमेंट है या टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, इसमें जो तेजी से परिवर्तन होता है, इससे भी हमारा बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उसी में जो भी बिजनेसमैन रहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन रहते हैं, उस इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने आप में समझ लेते हैं और समझने के हिसाब से अपना बिजनेस करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पे पहले से जो भी बिजनेसमैन के पास वस्तुएं हैं वो होल्ड हो जाती हैं, और नए अत्याधुनिक जो उपकरण के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा जो चेंजेस हुए रहते हैं, और उसके आधार पर जो प्रोडक्ट या वस्तुएं बन के आती हैं, तो मार्केट में उसी का डिमांड रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यवसाय उद्योगों पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन बिजनेसमैन को वहाँ पे चाहिए कि जो भी पुराने प्रोडक्ट है उसको सेल कर दें। देखते होंगे आजकल बहुत सारे वस्तुओं पे ऑफ लिखा रहता है, डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाता है, बाई 2 गेट 1 फ्री। तो ये इसलिए होता है कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेज होने के कारण वहाँ पर वो वस्तुएं पुरानी हो जाती है, उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, इसलिए वो अधिक से अधिक सेल करने का काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है। अगला है परिवर्तन की आवश्यकता। परिवर्तन की आवश्यकता। परिवर्तन की आवश्यकता का मतलब है, ये भी जरूरी है आज के समाज में कि समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब पुराने पैटर्न पर एक ही वस्तु को बार बार बेचेंगे, एक ही स्वाद, एक ही टेस्ट, एक ही फ्लेवर या एक ही टाइप की वस्तुओं को जब बार बार बेचेंगे, तो कस्टमर उससे उब जाएगा। देखते होंगे आजकल फैशन का दौर है, नए नए तरीके से फैशन आ रहे हैं, सामान वही है, बस उसका रूप, रंग, आकार ये सब चेंज कर दे रहा है। इससे भी हमारा बिजनेस थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन है, पुराना स्टॉक वैसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि फैशन के दौर में नए नए टेक्निक आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब उसकी मार्केट में डिमांड होगी कि पुराने वाले की डिमांड होगी। अगला है मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता। मानव संसाधनों की विकास की आवश्यकता। मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता का मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेस है, मानव संसाधन है, इसके डेवलपमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि इनका जब विकास किया जाए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेस सबसे बड़ा एक रिसोर्सेस है, क्योंकि जो भी क्रियाएं की जाती है मनुष्य के द्वारा की जाती है, और मनुष्य क्या है, एक संसाधन है। तो इसके और भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, मतलब और भी ये आगे बढ़े, और भी जानकारी हासिल करे, और भी नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, जिससे हमारा बिजनेस और उद्योग काफ़ी इफेक्टेड हो, काफ़ी प्रभावित हो, काफ़ी बढ़े। अगला है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार या बाजार का अभिविन्यासीकरण का मतलब होता है कि मार्केट भी हमारे बिजनेस पर इफेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पे कस्टमर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पर कस्टमर न चाहते हुए भी चला जाता है। तो ये ऐसे बाजारों का विस्तार करना चाहिए, वहाँ भी सारे वस्तुओं को उपलब्ध कराना चाहिए जो बड़े मार्केट में है, और उसी टाइप की वस्तुओं को। तो बाजार का विस्तार भी हमारे व्यवसाय और उद्योगों को प्रभावित करता है। एक इसमें टॉपिक है, इसको मिटा रहे हैं। वो है
विमुद्रीकरण, ये नाम सुने होंगे, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण होता क्या है? देखिएगा, जब कोई सरकार या किसी भी देश की सरकार अपने पुराने नोटों को किसी भी रीजन से चेंज कर देती है और नए नोट ला देती है, किसी की मुद्रा का विमुद्रीकरण कहा जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा की गई थी और घोषणा में यह कहा गया था कि जितने भी पुराने 500 के नोट और 1000 के नोट है उनको चेंज कर दिया जाए और इनके स्थान पर पुनः 500 के नोट नए और 2000 के, मैंने इसको खत्म करके 2000 के नए नोट जारी कर दिया जाए। ऐसे सिस्टम और ऐसे प्रक्रिया को मुद्रा का विमुद्रीकरण कहा जाता है। ये भी हाल ही में अभी मैं बताया कि मोदी सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा, ऐसे समझिए भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा की गई थी कि जितने भी पुराने नोट हैं 500 को 1000 रुपये को उसको चेंज कर दिया जा रहा है और उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, मतलब उसको अनयूज कर दिया गया, उसकी मान लिया गया कि उसकी उपयोगिता अब समाप्त, वो जिसके पास भी रहेगा वो चलेगा नहीं। इसलिए लोगों को पास टाइम दिया गया कि इतने समय के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट में लेकर जमा कर दें, तो वो आपका पैसा है, यदि नहीं जमा किए तो समझिए वो कागज का टुकड़ा है। ऐसा क्यों किया जाता है? यह माना जाता है कि सरकार द्वारा कि मुद्रा का विमुद्रीकरण करने के पीछे अधिक से अधिक माने काले धन का होना, ये भी एक रीजन माना जाता है। मार्केट में अधिक से अधिक जाली नोटों का होना, ये भी एक रीजन है। या भ्रष्टाचार को रोकना या आतंकी गतिविधियों के लिए इसका प्रयोग करना, माने इस टाइप की जैसे लोग सोच रहती है या इस टाइप के मतलब सरकार द्वारा संदेह व्यक्त किया जाता है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसे पुराने नोटों को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर नए नोटों को ला दिया जाए। उससे ये होता है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार हो रहा है, काले धन हो रहा है, मुद्रा का जारीकरण हो रहा है, इसको हम रोक सकें, इसलिए मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जाता है। विमुद्रीकरण की क्या विशेषता है? इसकी कुछ विशेषताएं क्या होती हैं कि फर्स्ट इसकी विशेषता है विमुद्रीकरण कर प्रशासन का उपाय है। विमुद्रीकरण कर प्रशासन का उपाय इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनकम तो खूब कमाते हैं, पैसा खूब रखे रहते हैं, मगर गवर्नमेंट को टाइम से टैक्स ही नहीं देते, टाइम से साफे टैक्स नहीं देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग पड़े हैं, देखते होंगे जगह जगह पे छापा वगैरह पड़ रहा है, गवर्नमेंट पैसा पड़ रही है, कहाँ से आया? तो विमुद्रीकरण का पीछे ये भी रीजन है कर प्रशासन का उपाय। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सही तरीके से लाना, उसको सुव्यवस्थित कर प्रणाली को व्यवस्थित करना, ताकि जो भी इनकम लोग कमा रहे हैं उस पर जो भी टैक्स बनता है गवर्नमेंट को चुका दे, क्योंकि गवर्नमेंट उसी टैक्स से, गवर्नमेंट की वही इनकम का जरिया होता है, उसी पैसे से हम लोग का क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। तो ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन है कर अपवंचना को रोकना। कर अपवंचना को रोकना। कर अपवंचना को रोकना का मतलब है कर की चोरी को रोकना। विमुद्रीकरण के पीछे ये भी रीजन है कि लोग टैक्स की चोरी करते हैं, इसलिए भी विमुद्रीकरण किया गया। अब देखे होंगे कि उस समय 500 1000 रुपए के नोट जो थे, हम जैसे आप जैसे लोग छोटे मोटे थे, मान लीजिए 2000 4000 10,000 20,000 रखे होंगे तो बैंक में ले आकर जमा कर दिए और जरूरत पड़ा तो निकाल लिए, हमारा पैसा तो मिल ही गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा, बैंकों में नहीं होगा, घरों में होगा, तो ऐसे पैसे को उन्होंने क्या किया, बैंक ले नहीं जा सकते, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इतना आया कहाँ से, आमदनी के जरिए इतना, पैसा दिख रहा है कितना। तो ये भी यहाँ पे टैक्स की उन्होंने चोरी की, तो इसको रोकने के लिए भी विमुद्रीकरण किया गया।
अगला है बचतों को वित्तीय तंत्र में शामिल करना। बचतों को वित्तीय तंत्र में शामिल करना। विमुद्रीकरण के पीछे ये भी रीजन था कि यदि कोई आदमी बचत कर रहा है तो उस बचत को सामने लाए। ठीक है भाई, आपकी बचत है, आपका पैसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जो बचत नहीं किए हैं, अनावश्यक इधर उधर से पैसा आ गया, तो उसके लिए तो विमुद्रीकरण जरूरी है। अगला है कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। विमुद्रीकरण के पीछे ये भी एक रीजन, इसकी एक विशेषता है कि हम आपके द्वारा रोकड़ का इस्तेमाल, मैंने कैश का इस्तेमाल कम से कम मात्रा में करें। जो भी करें बैंक ट्रांजेक्शन्स के थ्रू करें। जैसे देखते होंगे आजकल बहुत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, फ़ोन पे, गूगल पे या बहुत सारे, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र वाले सिस्टम्स बने हुए हैं। इससे क्या है, हम कैश का यूज़ कम करते हैं और कैश का यूज़ करने मैंने लेस कैश वाला सिस्टम है। लेस कैश वाला सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कैश का यूज़ कम करते हैं। कहीं भी पेमेंट करना रहता है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने से बैंक डिटेल सारा शामिल रहता है, गवर्नमेंट को उससे पता रहता है कि हम कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी विमुद्रीकरण का ये रीजन है। ठीक है, विमुद्रीकरण होने से क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे पहला रीजन है कि रोकड़ के लेन देनों में कमी होती है, बैंक के डिपॉजिट में वृद्धि होती है। विमुद्रीकरण के प्रभाव का मतलब है कि विमुद्रीकरण होने से क्या मतलब उस पर, समाज पर या बैंक पर या फाइनेंशियल कंडीशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला है कैश लेन देन की कमी होती है। भाई हो ही रहा है, आज के समय में कैश कहाँ कोई रखता है, बहुत कम रखते हैं। दूसरा, बैंक में जो डिपॉजिट्स है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला, वित्तीय बचतों में वृद्धि होती है। जो फाइनेंशियल हमारा सेविंग है, जो घरों में रखते थे, अब बैंक में रखते हैं, सुरक्षित है। और क्या होता है, वस्तुओं के मूल्यों में भी कमी होती है। भाई कैश ट्रांजेक्शन करेंगे तो भाई आपको वस्तुएं कुछ किफ़ायती रेट में मिल जाएगी। और इस तरह के नए डिजिटल लेन देन होते हैं। डिजिटल लेन देन से मतलब कि आने जाने के समय की बचत होती है। बहुत सारे रीजन्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो 3 टॉपिक हैं। आर्थिक नीति, ये अंतिम टॉपिक है, थोड़ा इसके बारे में भी जान जाइए। आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी। और यह नई आर्थिक नीति है, ये भी ध्यान दीजिएगा, नई आर्थिक नीति। ये कब बना, 1991 में। जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, यह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की विशेषता ये है, मैंने जो हमारी नई आर्थिक नीति बनाई गई है, ये काफ़ी उदार बनाई गई है। उदार का मतलब है कि ऐसा लचीला, ऐसा अच्छा सिस्टम बनाया गया है जिससे कोई भी किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन, लेन देन, बिजनेस अपना कर सकता है। इसकी विशेषता नई आर्थिक नीति का है कि लाइसेंस से मुक्ति। पहला क्या है, लाइसेंस से मुक्ति। नई आर्थिक नीति जो 1991 में बनाई गई है, उसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें मुख्य तत्व शामिल है। पहला है लाइसेंस से मुक्ति। इसमें यह कहा गया है कि सरकार द्वारा लाइसेंसिंग जो सिस्टम है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, वह सभी उद्योगों के लिए नहीं है। जैसे जितनी भी कल कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह हैं, तो कुछ ऐसी ही फैक्ट्रियां, कुछ ऐसे ही कल कारखाने हैं जिसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम अनिवार्य है, लेकिन सारे उद्योगों के लिए नहीं। कुछ विशेष वर्ग की संख्या है जिसको मैंने लाइसेंसिंग अनिवार्य किया गया है, बाकी को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया। दूसरा है निजी क्षेत्र को प्रवेश। निजी
क्षेत्र को प्रवेश। निजी क्षेत्र को प्रवेश का मतलब है कि इस नई आर्थिक नीति के अंतर्गत यह घोषणा की गई है कि प्राइवेट क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, निजी क्षेत्रों को विकास कार्यों में या बिजनेस के कार्यों में आगे लाया जाए, क्योंकि निजी क्षेत्र सबसे बड़ा एक क्षेत्र होता है, उसमें हर आदमी को स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी आदमी अपना कोई भी व्यापार किसी भी स्थान पर भारत में कर सकता है और उसे आगे लाने का प्रयास किया गया। दूसरा है विनिवेश। विनिवेश विनिवेश क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों पर यह लागू किया गया। जो पब्लिक सेक्टर की जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उस पर विनिवेश को लाया गया। विनिवेश का मतलब ये हो गया कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसे प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना, बदलना, ताकि यदि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं लापरवाही पूर्वक वो ठीक ढंग से नहीं कर चल रही है, घाटे में चल रही है, तो उसे निजी क्षेत्र में कन्वर्ट जब कर दिया जाएगा तो वहाँ पे वो अच्छा वर्क करेगी और वहाँ अच्छा मुनाफा होगा। विदेश नीति का उदारीकरण। अगला है 4 नंबर, विदेश नीति का विदेश नीति का उदारीकरण। मतलब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी है, विदेश नीति। विदेश नीति का मतलब है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम जब बिजनेस करते हैं तो उसकी जो पॉलिसी है थोड़ा सा लचीली कर दी गई है। अब कोई भी आदमी आसानी से बिजनेस कर सकता है, बशर्ते कि उसकी कुछ पॉलिसियों को, उसके कुछ सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। पहले जटिल प्रक्रिया थी, अब थोड़ी सरल कर दी गई है, ताकि जब तक हम दूसरे देशों को से आयात निर्यात हम नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास कैसे होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। अगला है तकनीकी क्षेत्रों में उदारीकरण। तकनीकी क्षेत्रों में उदारीकरण। तकनीकी क्षेत्रों में उदारीकरण का मतलब है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लचीली पॉलिसी लाई गई है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर देश डेवलप की ओर जा रहा है, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी आगे है। तो हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए कुछ उसमें जो सिस्टम्स है उदारीकरण लाना जरूरी है। अगला है लघु पैमाने के उद्योगों की स्थापना। लघु पैमाने के उद्योगों की स्थापना। जो छोटे पैमाने पर उद्योग हैं उनको स्थापित किया जाए, या कोई भी आदमी छोटे पैमाने पे उद्योग स्थापित कर सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, छोटे पैमाने के लिए कम पैसा चाहिए। तो सरकार द्वारा ये प्रोत्साहित किया गया है कि कोई भी आदमी छोटा मोटा लघु उद्योग वो कर सकता है। उसके लिए सरकार उसको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी, या अन्य किसी प्रकार की जो भी सरकारी योजना के थ्रू से सुविधा प्राप्त होती है वो भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो ये तो था आपकी विदेश आर्थिक नीति 1991 की कुछ मुख्य विशेषता। एक चीज और भी है कि इस नई आर्थिक नीति में एक और बात कही गई है, इसके तत्व के विषय में। किसके विषय में? इसके तत्व के विषय में। नई आर्थिक नीति के 3 मुख्य तत्व बताए गए। ठीक है, सबसे पहला इसमें तत्व दिया गया है आपका उदारीकरण। और दूसरा दिया गया है निजीकरण। निजीकरण के बाद से दिया गया है इसमें, इधर से मंत्रा होता है, निजीकरण के बाद से है वैश्वीकरण। ध्यान दीजिएगा, नई इकोनॉमिक माने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के 3 फैक्टर्स हैं, 3 तत्व हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है छोटे छोटे क्वेश्चन में कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। अब इसके बारे में समझिए। उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार द्वारा अपनी पॉलिसी में, अपनी नीतियों में, अपनी कार्यविधियों में कुछ ढील देना, कुछ छूट देना, ये उदारीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ही, आपके घर परिवार मान लीजिए है, उसमें 2 4 10 लोग हैं, पहले से आप उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन समय के हिसाब से यदि उनको
कोई भी कार्य करने में कुछ छूट दे रहे हैं, ढील दे रहे हैं, थोड़ी सी उनको आज़ादी दे रहे हैं, पूरी नहीं थोड़ी सी आज़ादी, तो ये क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। उसी तरह गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस का आकार प्रकार बढ़ा करने के लिए, बिजनेस से हमारी इकोनॉमिक अर्निंग करने के लिए, जब सरकार द्वारा कुछ अपनी पॉलिसी में, अपने बनाए गए नियमों में कुछ छूट दी जाती है, ढील दी जाती है, तो इस सिस्टम या इस परिवर्तन को उदारीकरण कहा जाता है। अब निजीकरण क्या होता है? इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जिस पर स्वामित्व सरकार का होता है और वह काफ़ी मतलब खराब कंडीशन में होती है, बहुत अच्छी कंडीशन, मतलब वो फाइनेंशियल पोजीशन उनका बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छा नहीं होता है कि वो देखते होंगे बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं जो अच्छा वर्क नहीं कर पाती है, या उनकी रिकवरी अच्छी नहीं हो पाती है, या बहुत अच्छा अपने उस क्षेत्र में योगदान नहीं दे पाती है, तो उस पब्लिक सेक्टर की कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे उसके कुछ शेयर पब्लिक सेक्टर को दे दिए जाते हैं, कुछ पावर्स उसको दे दिए जाते हैं, ताकि वो अच्छे ढंग से कार्य कर सके, उसका भी विकास हो सके। तो इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है या निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों को निजी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों में कन्वर्ट करना, जैसे कि आजकल काफ़ी जोड़ों पर चल रहा। ठीक इसी तरह एक होता है वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक देशों या बहुत सारे देशों के बीच में जो भी कारोबार होता है, तो कारोबार को इस हिसाब से बढ़ाया जाए कि उसका कई देशों में, जैसे एक देश से हमारा बिजनेस हो रहा है, तो हम उसको इस हिसाब से करें कि उस हमारा बिजनेस और भी देशों में फैले, और भी देशों पूरे वर्ल्ड में फैले, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन में यह है कि एक देश से दूसरे देश में जब हम बिजनेस करते हैं, तो उन दोनों देशों के बीच में या कई देशों के बीच में जो हमारी व्यापारिक बाधाएं हैं, उस व्यापारिक बाधाओं को कम करना, जो भी दो देशों के बीच में समस्याएं हैं उन समस्याओं को कम करना, ताकि कि बिजनेस काफ़ी डेवलप हो सके, बढ़ सके, उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर हो सके। तो इस प्रोसेस या सिस्टम को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। क्योंकि वैश्वीकरण आज का जो दौर चल रहा है कि हर एक कंपनियां देखते होंगे, चाहती है कि अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी अपना पैर पसारे, अर्थात बिजनेस करे, और जब उस कंट्री में फैल जाती है तो तीसरे चौथे पाँचवें ऐसे कंट्री में लगी रहती है। तो इस सिस्टम, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। लेकिन यह वैश्वीकरण गवर्नमेंट की पॉलिसी के आधार पर जब सरकार चाहेगी कि अपने कुछ नीतियों में उदारता लाए, जो दो देशों के बीच में जो तनाव है, समस्याएं हैं, उसको कम किया जाए, तभी ग्लोबलाइजेशन का वर्क हो सकता है। तो ये तो था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3। बस इतना ही चीज़ दिया गया है। मेरे बताने का मतलब ये था कि थोड़ा उसके बारे में आप समझें, अपने माइंड में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और उसमें से बताए गए में से कोई भी टॉपिक पे आपका क्वेश्चन आया तो उस पर कुछ लिख सकें। ठीक है, तो इसी तरह कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, पक्का एकदम शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 4th चैप्टर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए